गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का अपना टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियोस में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से दो ऑर्गेनिज्म गैमेट की हेल्प से नई ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है। तो आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में या इसके कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक सिंगल पेरेंट अपने ही जैसी नई ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, बट विदाउट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गैमेट्स। तो डेफिनेशन देखें यहाँ पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is the production of new organism from a single parent without the involvement of gamete। ये ध्यान कर लेना, यहाँ पर बिना गैमेट की हेल्प से या बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प से एक सिंगल पेरेंट नई ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। अलग अलग टाइप की जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से नई ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है। उनमें से कुछ मेथड्स हम स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बडिंग एक प्रोसेस होता है, रीजनरेशन होता है। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन। इसके अलावा जेमिल्स होते हैं, जेमिल्स के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, लेकिन 8th क्लास के अगर सिलेबस में देखें तो ये दो मेथड हैं। तो इन दो को हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। इनमें से फर्स्ट है आपके बाइनरी फिजन और सेकंड है आपके बडिंग। बाकी मेथड 8th क्लास में नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बाइनरी फिजन क्या है। बाइनरी फिजन तो ये एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि लोअर कैटेगरी की ऑर्गेनिज्म मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये प्रेजेंट होता है, और इससे एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाती है। तो जो फिजन है यहाँ पर, इस फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब होता है टूटना। तो एक ऑर्गेनिज्म में दो ऑर्गेनिज्म में टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यही है इसकी डेफिनेशन भी कि इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इट इज वेरी कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, जुगलिना है, तो इनमें ये बाइनरी फिजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ देखें, इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट। स्प्लिट्स का मतलब होता है टूटना या डिवाइड होना। स्प्लिट्स का मतलब क्या होता है? टूटना या डिवाइड होना। और डिवाइड्स टू फॉर्म टू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बाइनरी फिजन इन अमीबा। बेटा इसमें क्या होता है कि एक अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस क्या करता है? डिवीजन कर लेता है। पहले लंबा हो जाता है, लंबा होने के बाद में डिवीजन कर लेता है, और डिवीजन करके इसका डिवीजन करने के बाद में इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है और दो अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर पहले देखें इसको, या पहले डायग्राम की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। देखिए बेटा ये अमीबा का डायग्राम है, आपको दिख रहा है आसानी से। तो इसके अंदर है क्या? ये एक अमीबा है जिसको हम पेरेंट सेल या पेरेंट अमीबा बोल सकते हैं। इसमें ये यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है,
ये इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म है पूरा का पूरा। इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम इस न्यूक्लियस के ऊपर अगर फोकस करें तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है, लंबा हो गया यहाँ पर और डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। और फाइनली ये 2 न्यूक्लियस में, अमीबा अभी अकेला है लेकिन न्यूक्लियस इसमें 2 फॉर्म हो गए। अब इसके बाद में ये यहाँ पर क्या देखा हमने, ये यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ से देखें तो ये इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया। तो ये साइटोप्लाज्म फाइनली डिवाइड होकर के दोनों साइड के न्यूक्लियस अलग अलग साइटोप्लाज्म में अरेंज हो जाते हैं और ये यहाँ से फाइनली टूट जाएगा और 2 अमीबा फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ हम इसका एक बार वीडियो देख सकते हैं। देखो बेटा ये अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। देखिए कैसे ये अपनी शेप चेंज कर रहा है। न्यूक्लियस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ये न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है और फाइनली ये न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो चुका है। ये सेपरेट हो गए, 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। इसके बाद में साइटोप्लाज्म भी सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है और फाइनली ये भी सेपरेट हो जाएगा। ये इसका साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो चुका है। तो अब एक पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबा फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। और वापस इसका अगर मेथड हम स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें एक बार, व्हेन द अमीबा सेल हैज रीच्ड एट मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ, जब फुल ग्रो कर लेती है, देन फर्स्ट द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा लेंथनेस, यानी कि फुल लंबा हो जाता है, एंड डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्म, इसके बाद में साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। तो फाइनली एक सिंगल अमीबा 2 अमीबा में फॉर्म हो गया। तो 1 पार्ट अराउंड ईच न्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है उसका एक पार्ट एक न्यूक्लियस को कवर कर लेता है। इन दिस वे 1 पेरेंट अमीबा डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर अमीबा, 2 अमीबा में फॉर्म हो गया। यहाँ अमीबा टेक अबाउट एन आवर 1 आवर टू डिवाइड इनटू 2 डॉटर अमीबा। एक अमीबा 2 अमीबा में फॉर्म होने के लिए लगभग 1 आवर का टाइम लेता है। इसके बाद में दूसरे जो मेथड आता है हमारे पास में, वो आता है बडिंग। देखो बेटा, बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है और बडिंग मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली होता है एक तो हाइड्रा में और एक होता है यीस्ट में, जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बडिंग क्या है। इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बड विच देन डीअटैच्ड एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। कुल मिलाकर के एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसकी बाहर की सरफेस पर एक पार्ट ग्रो करता है, एक स्ट्रक्चर उभर करके आती है, इसको हम कहते हैं बड। ये बड है, ये वही ग्रोविंग स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी की सरफेस पर करता है। अब ये बड धीरे धीरे उसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करती है और फाइनली जब मैच्योर हो जाती है तो उसे डी अटैच हो जाती है और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की भांति बिहेव करती है। तो इसका अगर प्रोसेस देखें हम यहाँ पर, बडिंग इन हाइड्रा। इन हाइड्रा फर्स्ट ए स्मॉल आउट ग्रोथ कॉल्ड बड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। इसकी साइड के ऊपर एक स्मॉल ग्रो या बड बन आती है। द रिपीटेड डिवीजन ऑफ इट्स सेल, यानी कि सेल के सेल डिवीजन, रिपीटेड का मतलब है कि एक सेल फॉर्म हो गई, इससे 2 सेल्स फॉर्म हो गई। अब ये 2 सेल्स है, मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद में ये फिर से सेल डिवीजन करेगी, तो फिर से इनमें
नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा। अब ये सेल है, अभी डॉटर सेल है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगी तो ये फिर से डिवीजन करेगी। तो इसका मतलब है कि रिपीटेड डिवीजन द्वारा जो बड है वो ग्रो कराती है और धीरे धीरे ये यहाँ पर ग्रो करती है और मैच्योर हो जाती है। तो दिस बर्ड देन ग्रो ग्रेजुअली टू फॉर्म ए स्मॉल हाइड्रा। तो हाइड्रा के ऊपर जो बड आई है वो धीरे धीरे ग्रो करती है और एक स्मॉल हाइड्रा फॉर्म हो जाता है बाय डेवलपिंग ए माउथ एंड टेंटिकल्स। टेंटिकल्स हाइड्रा की सेल्स होती है, भी डायग्राम में दिखाएंगे हम आपको। एंड फाइनली इट न्यू हाइड्रा डी अटैच्ड इटसेल्फ टू फॉर्म द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा एंड लिव्स एज ए सेपरेट ऑर्गेनिज्म। कुल मिलाकर के वो फाइनली डी अटैच हो जाता है और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की भांति व्यवहार करता है। आप इसका डायग्राम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए बेटा, यह है हाइड्रा का डायग्राम और हाइड्रा एक एक्वाटिक एनिमल होता है और मोस्टली ये जो साल्टी वाटर होता है उनमें प्रेजेंट होता है। तो ये इसके टेंटेकल्स होते हैं यहाँ पर इस तरह के, ये इसको फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं। यहाँ पर होता है इसका एक छोटा सा माउथ होता है। तो अब देखें यहाँ पर ये हाइड्रा है, इसकी बॉडी के ऊपर कोई ग्रो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर रिपीटेड सेल डिवीजन के कारण एक बड ने ग्रो कर लिया। यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड है, बड इज फॉर्म्ड। अब ये बड क्या करेगी, धीरे धीरे इसी की बॉडी के ऊपर मैच्योर हो जाएगी। तो ये न्यू हाइड्रा फॉर्म हो गया। अब न्यू हाइड्रा फॉर्म हो गया तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, जो कि आप आगे वाले डायग्राम में देख सकते हैं। इसके लिए आप एक वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हाइड्रा है और ये इसके टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर लेबलिंग की हुई है इसमें। अब ये बर्ड धीरे धीरे इसके ऊपर ग्रो कर रही है यहाँ पर। अब फाइनली ये क्या होगी, सेपरेट होगी और सेपरेट होकर के एक इंडिविजुअल हाइड्रा की भांति क्या कर रही है, व्यवहार कर रही है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है बॉडी की सरफेस पर ग्रो करने का, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बड। तो एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा फॉर्म हो गए हैं। आगे हम देखते हैं इसमें आगे का ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम बोलेंगे क्लोनिंग। देखो बेटा, क्लोन का मतलब होता है जीरोक्स फोटोकॉपी, हूबहू उसी के जैसा बनाना। तो ये जो क्लोनिंग है इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, उन डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहा है, जिनमें से 5 जुलाई 1996 को एक पहला क्लोन बनाया गया था सीप का, और उस सीप का नाम रखा गया था डोली, जिसका जो प्रोसीजर है क्लोनिंग का वो हम पढ़ेंगे इसी में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लोनिंग है क्या। तो दिस मेथड इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग एन एग्जैक्ट कॉपी, ध्यान कर लेना, हूबहू उसी के जैसे जिसका जेनेटिक मटेरियल सेम हो। एक सेल का एग्जैक्ट कॉपी एक सेल की भी हो सकती है, एनी अदर लिविंग पार्ट्स, किसी लिविंग पार्ट्स की, और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की। यानी कि ये मेथड इन्वॉल्व करता है एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म करने का, जो किसी सेल का हो सकता है, किसी लिविंग पार्ट का हो सकता है, या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है। और अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि क्लोन क्या होता है, तो क्लोन होते हैं, देखिए यहाँ पर क्लोन की डेफिनेशन है, एन एनिमल विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट इज कॉल्ड क्लोन। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों का, पेरेंट का और डॉटर का, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा हो, उसको बोलेंगे हम जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब आगे अगर हम चलें इसके ऊपर,
तो बेटा सबसे पहले क्लोनिंग जो सक्सेसफुल हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई 1996 को। और कहाँ पे हुई थी? एक रोजन इंस्टीट्यूट था एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, जिसमें एक साइंटिस्ट था इयान विल्मेट, और उसके जो कॉलेजेस थे साथी थे उनकी हेल्प से फर्स्ट क्लोन तैयार किया गया था। तो क्लोनिंग वाज सक्सेसफुली डन फॉर द फर्स्ट टाइम at the Rosen Institute in Edinburgh, Scotland on 5th July 1996 by Ian Wilmot and his colleagues। उसके जो साथी थे उन इयान विल्मेट और उसके साथियों ने सबसे पहले 5 जुलाई 1996 को एक सीप का क्लोन तैयार किया था। तो देखें, दे सक्सेसफुली क्लोन्ड ए सीप एंड नेम्ड इट ए डोली। सीप का नाम क्या रखा था? डोली। द क्लोनिंग इन एनिमल इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, यानी कि एक न्यूक्लियस को ट्रांसफर करके क्लोनिंग की जा सकती है। तो डोली भेड़ की जो क्लोनिंग की गई थी वो कैसे की गई थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डायग्राम देखते हैं इसका। देखिए बेटा, ये डायग्राम है। इसके अंदर जो इयान विल्मेट थे इन्होंने क्या किया, एक फीमेल फिन डॉर्सेट नामक एक सीप, ये स्पीशीज होती है फिन डॉर्सेट सीप। इसका क्या लिया इन्होंने, इसकी नॉर्मल बॉडी सेल मेमरी ग्लैंड्स की एक सेल ले ली। ये मेमरी ग्लैंड्स का एक सेल ले लिया इन्होंने। और दूसरी जो सीप थी वो थी फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस सीप, स्कॉटिश ब्लैक फेस सीप। इसका क्या लिया, इसका एग लिया। तो ध्यान कर लेना बेटा, एग जो होता है वो हैप्लॉइड सेल्स होती है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उस ऑर्गेनिज्म के आधे ही रह जाते हैं। जबकि यहाँ पर ये मेमरी ग्लैंड की सेल है तो ये कैसी है, ये डिप्लॉइड सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्ड है। तो अब इसका क्या किया, ये जो एग सेल ली किसकी, स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप की, इसका इन्होंने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। यहाँ से इसका जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस को इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये सेल क्या होगी, विदाउट न्यूक्लियस होगी, एम्प्टी एग सेल बोलेंगे इसको, विथ नो न्यूक्लियस। और ये जो मेमरी ग्लैंड की जो सेल है इसका न्यूक्लियस भी निकाल लिया, और इसका न्यूक्लियस निकाल करके किसमें, ये जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप है इसके जो एग सेल थी उस एग सेल के अंदर न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिया। अब ये यहाँ पर जो एग सेल बन गई वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई। अब इस एग को मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस किसका है, न्यूक्लियस है फिन डॉर्सेट सेल का, फिन डॉर्सेट शिप का, जिसकी मेमरी ग्लैंड ली थी। तो अब इस न्यूक्लियस को अनदर किसी दूसरी, कौन सी, किसी दूसरी फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप में ट्रांसफर कर दिया। देखिए यहाँ पर इसकी एग सेल है, इसकी मेमरी ग्लैंड की सेल है, एग सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, मेमरी ग्लैंड की सेल का न्यूक्लियस उस एग सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद में उसको अनादार स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफ़र करने के बाद में इसका जब डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद में जब पार्चुरेशन हुआ तो एक सीप बॉर्न हुई, उस सीप का नाम रखा गया था डोली। तो ये सीप जो फॉर्म हुई वो इसके जैसी की जैसी ही थी, दोनों सीप एक जैसी है, मीन्स इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर और इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम था। क्यों बेटा, इसका रीज़न है, इसका रीज़न यह है कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है। जब हमने आपको सेल पढ़ाई थी, मान लिया ये सेल है,
और ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। तो हमने तो इस एग सेल जो कि किसकी थी, स्कॉटिश ब्लैकफिश सीप की थी, तो उसका तो न्यूक्लियस ही रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब है कि इस सीप का जेनेटिक मटेरियल हमने रिमूव कर दिया और इस सीप की जो मेमोरी ग्लैंड थी, मेमोरी ग्लैंड की जो सेल थी उसका न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो इस फिन डॉर्सेट सीप का होगा। तो डोली जो सीप फॉर्म हुई वो फिन डॉर्सेट सीप थी, उसका क्लोन बने थे। यहाँ पर वापस चलते हैं हम अपने नोट्स के ऊपर। इसका प्रोसेस देखें एक बार, वही प्रोसेस आता है स्टूडेंट जो हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इधर A normal body cell was removed from the mammary gland of female fin dorsate sheep which was to be cloned, यानी कि जिसका क्लोन बनाना है उस मेमोरी ग्लैंड की सेल को बाहर ले लिया। इसके बाद में देखो, an unfertilized egg was taken from female Scottish blackfish sheep and its nucleus was removed। स्कॉटिश ब्लैकफिश सीप का एग सेल ले लिया और उसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। अब आगे का प्रोसीजर आप समझ गए होंगे कि जो मेमोरी ग्लैंड है उसका न्यूक्लियस एग सेल में ट्रांसफर कर देंगे। द न्यूक्लियस ऑफ नॉर्मल बॉडी सेल फिन डॉर्सेट सीप वाज इंसर्टेड इनटू द एम्प्टी एग सेल ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफिश सीप। इन दिस वे न्यू एग सेल्स वाज ऑब्टेन्ड। नई एग सेल्स बन गई जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्ड है। The new egg cell was implanted in the uterus of another female Scottish blackfish sheep। दूसरी जो स्कॉटिश ब्लैकफिश सीप है उसके यूट्रस में इसको ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर 140 डेज, इसका जो डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होता है वो है आफ्टर 140 डेज दिस प्रेग्नेंट स्कॉटिश ब्लैकफिश सीप गेव बर्थ टू डोली सीप, यानी कि 148 दिन बाद में इससे जो स्कॉटिश ब्लैकफिश सीप थी उसने डोली भेड़ को जन्म दिया। डोली वाज फाउंड टू बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल फिन डॉर्सेट सीप फ्रॉम हुज सेल न्यूक्लियस वाज टेकन। जिस सेल का न्यूक्लियस लिया गया था जिस सीप का, वो उस सीप के जैसी की जैसी ही थी, मीन से वो उसका क्लोन बन गई। So Dolly was clone of fin dorsate sheep. Unfortunately, Dolly died on 14th February 2003। तो 2003 में इसकी डेथ हो गई थी। इसके लंग्स में कैंसर हो गया था तो उसके कारण इसकी डेथ हो गई थी। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और बचता है बेटा, वो है एडवांटेज ऑफ क्लोनिंग। तो क्लोनिंग का एडवांटेज यही है कि क्लोनिंग के थ्रू हमें जो ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए प्रॉफिट देती हो या यूज़फुल हो, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्लोनिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लिया कोई काऊ है तो उस काऊ का हम क्लोनिंग के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं जो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, या फिर कोई सीप है जिसका वुल प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो ऐसी ऑर्गेनिज्म की या ऐसे एनिमल्स की हम क्लोनिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार एडवांटेज ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द पेरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स एंड हेल्प इन प्रिजर्विंग डिज़ायरेबल फीचर्स लाइक हाई मिल्क यील्ड, इनसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन हो, गुड क्वालिटी वूल, अच्छी क्वालिटी की ऊन हो, ऑफ द पेरेंट एनिमल फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इन पेरेंट से क्लोनिंग के थ्रू इन प्रोडक्शन देने वाली ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। इसी के साथ में ये अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स।